साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा था। उसी के अंतर्गत जो मानव का उत्सर्जित तंत्र है उसमें जो किडनी है उसकी मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आती है नेफ्रॉन, हिंदी में बोले तो वर्काणु। उसके बारे में अपन पूरा डिटेल से जानेंगे आज। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संख्या कितनी? लगभग 10 से 12 लाख हर किडनी में। एक नेफ्रॉन की अपन स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो, मुख्यतः नेफ्रॉन के आपको बात से समझ में आ जाएगा, मुख्यतः 4 भाग होते हैं, लेकिन एक भाग कई नेफ्रॉन का संयुक्त होता है, इसलिए अपन उनको पढ़ लेंगे। तो भाग की बात करें इसके तो 5 भाग साथ ले लेते हैं। देखो, सबसे पहला भाग है मेलपिगिकाय, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर आएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका। 3 नंबर पर आएगा हेलने लूप। 4 नंबर पर आएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका और 5वें नंबर पर आएगा संग्रह नलिका। संग्रह नलिका कई प्रकार के या कई जो नेफ्रॉन है उनका सामूहिक भाग होता है। जैसे मान लो 1000 नेफ्रॉन है और उन सब का मेलपिगिका, समीपस्थ कुंडली नलिका, हेलने लूप है, दूरस्थ है, ये सब के सब अलग है और ये सब का सब कॉमन में खुल रहा है। तो सबका संग्रह करने के बाद जो नलिका होती है उसको बोलते हैं कलेक्टिव डक्ट या कॉमन डक्ट बोल सकते हैं इसको। मेलपिगिका है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेलने लूप डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, इससे आपके समझ में आएगा। देखो, ये एक ऐसी कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कप के नुमा संरचना, और इस प्रकार से कप के नुमा संरचना से ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकल रही है ऐसे। उसके बाद में ऐसे एक स्ट्रक्चर आ रही है हेयर पिन के समान। उसके बाद में फिर वही और ये आखिर में करके ये स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे करके आपने एक टोटल एक वर्काणु का डायग्राम बना लिया, एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना लिया। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है वोमेन कैप्सूल। इस वोमेन कैप्सूल के अंदर रक्त नलिकाएं प्रवेश करती हैं और इसके अंदर रक्त नलिकाएं वापस निकलती हैं। अब देखो, जो रक्त नलिकाएं आ रही हैं उनकी साइज है, व्यास है वो ज्यादा है, और जो जा रही हैं उनका व्यास कम है। इसका मतलब यहां पर कुछ समय के लिए रुकेंगी और यहां पर एक गुच्छा बनेगा जो कि प्रेशर लगाएगा यहां पर। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, ये इस प्रकार से है। तो जो आ रही है ना, जो आ रही हैं और जा रही हैं, उसके हिसाब से इनको अगर नाम दिया जाए तो ये हो गई अभिवाही धमनी। जो वापस निकल रही हैं वो
अपवाही धमनी, धमनी भी नहीं बोलेंगे इनको, धमनिका बोल दो आप। किडनी का डायग्राम पढ़ा था तो उसमें पता था आपको कि आपके एक तो वृक्क धमनी अंदर एंटर कर रही है, वृक्क शिरा बाहर निकलती है। जो वृक्क धमनी अंदर एंटर करती है, रीनल आर्टरी जो अंदर करती है, वो आपके ब्रांचों में बढ़ जाती है और वो सभी नेफ्रॉन में चली जाती है। तो सभी नेफ्रॉन में चली जाती है तब उसका नाम क्या हो जाएगा, धमनिका, एट्रियोल हो जाएगा। और एंटर कर रही है अभिवाही, तो एफरेंट एट्रियोल एंटर करती है, इफरेंट एट्रियोल बाहर निकलती है। एफरेंट एट्रियोल का व्यास ज्यादा होता है, इफरेंट एट्रियोल का व्यास कम होता है। और ये जो गुच्छा बनाना, उस गुच्छे का नाम रख दिया ग्लोमेरुलस। ये कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको तो वोमन कैप्सूल बोलते हैं। ये जो रक्त को वाहिकाओं का गुच्छा है उसको बोल दिया ग्लोमेरुलस। और दोनों को मिलाकर दोनों का सामूहिक नाम रखा क्या, मेलपीगिकाय। ठीक है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, मेलपीजिकाय अपन ने वहां भी पढ़ा था, याद रखना आपको। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर वो मेलपीजिकाय या मेलपीजी नलिकाएं या मेलपीजी जैसे ट्यूब्यूल थी वो। ठीक है, मेलपीजी ट्यूब्यूल थी, तो यहां पर मेलपीगिकाय है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में ये जो कुंडलित नलिका है उसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में ये हेयर पिन नाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है क्या, हेले लूप, जिसकी दो भुजाएं हैं, एक ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है। ठीक है, ये जो भुजा है, ठीक है, ये पूरा हेले लूप है। ये वाली भुजा है, इसको बोलेंगे अवरोही भुजा। असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हो ना, तो ये तो हो गई अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लूप। और ये हो गई आरोही भुजा, आरोही भुजा। ठीक है, ये वाली, ये भुजा आगे भी काम आएगा। अपन एक लाइन बोल दूं यहां पर, ये H2O का रीअब्जॉर्प्शन करती है और ये भुजा है NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करती है। एक लाइन लिख देना, काम आएगा आगे। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये क्या है, कई नेफ्रॉन का कॉमन पार्ट है जिसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका। ठीक है, इस प्रकार से एक नेफ्रॉन के देखा जाए तो 4 ही भाग है, ये सबका कॉमन है। पर ये सबका कॉमन है इसलिए भी इसका भाग तो है ना, तो ऐसा बोल के अपन बोल सकते हैं। पहला एक है मेलपीगिकाय, जो दो चीजों से मिलकर बना है, एक कैप्सूल को बोलते हैं और इसके अंदर रक्तवाहिनी को गुच्छा आता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो कैप्सूल है उसको वोमन कैप्सूल बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मेलपीगिकाय। तो एक भाग तो ये हो गया। ठीक है, इसका काम है क्या करना, छानना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रक्त में से अशुद्धियों को छानकर यहां दे देना। ये छन जाती हैं, छनकर इनमें आ जाती हैं और वहां पर दो प्रक्रिया होती हैं। एक तो जो चीज ऐसी छन गई जिसको नहीं छनना था, काम किया शरीर के लिए, उसको तो वापस रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर नहीं छनी है, इसमें ही रह गई अभी तक, इसलिए उसको डायरेक्ट यहां पर पहुंचा दिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें होती है। ये जो अभिवाही अपवाही धमनी है जो बाहर निकल रही है, इसमें कुछ ऐसे तत्व रह गए जो कि छड़ने थे पर छड़े नहीं, इसमें रह गए। और कुछ ऐसी चीजें जो यहां से छड़ के आ गई जिनको नहीं आना था। तो ऐसी चीजों का रक्त में वापस से आदान प्रदान होगा। और आदान प्रदान अगर इसमें होगा तो इसमें तो पहले से गंदा चीज है, इसका मतलब इसमें आदान प्रदान होगा। तो ये अभिवाही धमनी की जो नलिका है ना, वो इस प्रकार से इनमें कहीं ना कहीं ऐसे लिपटी रहती है। ये इनका यहां संपर्क रहता है ऐसे, इन रक्त के अंदर जो है, इसके अंदर इस प्रकार से इसका ये इस प्रकार से जमाव रहता है, ये है ना। ऐसे भी करके आप कैसे भी इनको समझ लेना। इस प्रकार से जाल बना रहता है, ये इनके अंदर जुड़ा रहता है ये। इसका मतलब अगर कोई चीज यहां से छन के आ गई, देखा जाए तो सभी नेफ्रॉन के अंदर पर डे पूरे दिन में इन सभी नेफ्रॉन के अंदर 180 लीटर मटेरियल छन जाता है। और 180 लीटर में से 178.5 लीटर ही है जो कि आपके वापस रीअब्जॉर्ब होता है। 1.5 लीटर यूरिन बनता है।
तो 180 में से 178.5 को क्या करना है, वापस रीअब्जॉर्ब करना है, और रीअब्जॉर्ब करके देंगे किसको, इनको देंगे। तो ये क्या करेंगे, इसका वापस रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे, पुनर्अवशोषण कर लेंगे। जबकि जो चीज इनके अंदर रह गई और नहीं छनी उसको इसको दे दिया जाएगा, उसको बोलेंगे सीक्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती हैं। यहां से जो छना उसको बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो छन गया ज्यादा उसको वापस ब्लड को देना है उसको बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन, और जो अभी ब्लड में है और नहीं छना था उसको इस नलिका को देना है उसको बोलेंगे सीक्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रक्रिया होंगी, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, एक रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक सीक्रेशन होगा। यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखो इनका व्यास है वो अंतर होता है। तो मोटे व्यास की जो धमनिका है वो प्रवेश करती हैं, पतले व्यास की धमनिका निकलती हैं। इसका मतलब कुछ समय के लिए यह रक्त है इस गुच्छे के रूप में कैप्सूल में रुकेगा, और कैप्सूल में रुकेगा तो यहां से दबाव लगेगा, क्योंकि मोटे से आ रहा है पतला से जा रहा है, तो जितना आ रहा है उतना जा नहीं रहा, इसलिए यहां पर दबाव लगेगा। दबाव लगने से कोई चीज क्या हो जाएगी, छन जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसी होगी उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, प्रक्रिया को बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को लेते हैं। देखो पहला भाग मेलपिगी बॉडी, इसके 2 भाग हैं। पहला वोमेन संपुट या कैप्सूल। ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोल सकते हैं, कप के आकार का 2 स्तर, एक ये और एक ये वाला, ऐसे ही होता है वैसे। देखो 2 स्तर हो गए, एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई, 2 स्तर हो गया। एक तरीके से इन स्तर के ऊपर, दोनों स्तर के ऊपर आपके सल की उपकला, उत्तक, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये बात लिख दी। दोनों जो स्तर हैं, दोनों स्तर के बीच जो कैविटी होती है उसमें द्रव्य भरा रहता है। ये वाला स्थान, मतलब इसमें से जो रक्त छड़ेगा ना उसको 3 चीजें पार करनी पड़ेंगी। ये स्तर पार करना पड़ेगा, इस जो द्रव है उसको पार करना पड़ेगा, और इस झिल्ली को पार करना पड़ेगा। तब इन 3 में से छनते हुए फिर क्या आएगा, ये इस आएगा पीसीटी में आएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका में आएगा। ये क्या हो गया, वोमन कैप्सूल हो गया। 2 नंबर पे बात करें तो कोशिका गुच्छ, हिंदी में, इंग्लिश में बोलो तो ग्लोमेरुलस, ये वाली गुच्छा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 प्रकार की धमनिका से बना आने वाली धमनिका एफेरेंट आर्ट्रियोल, जाने वाली धमनिका इफेरेंट आर्ट्रियोल, व्यास अधिक, व्यास कम। कार्य इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन हिंदी में बोलो तो। ठीक है, ये किसकी बात आ गई, ये आ गई मेलपिगी काय की, मेलपिजी बॉडी की। आगे देखो, इसके बाद में जो अगला हिस्सा है वो आएगा आपके दूसरा, क्या, पीसीटी। 2 नंबर पर पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी 2 नंबर पर ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसा बोल सकते हैं कि मेलपिजी बॉडी से निकली लंबी कुंडलित पतली नलिका
इसका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके क्यूबॉइडल होता है। उसका क्या था एपिथेलियल टिश्यू, उसका स्क्वेमस था, सल्की प्रकार का। यह है घनाकार प्रकार का। याद रखना यहां घनाकार प्रकार का है इसका उत्तक, और उसका किसका बना हुआ था, सल्की या स्क्वेमस प्रकार का। अपन ने पढ़े थे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कोलुमलर। हिंदी में बोले तो सल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार है। तो वहां पर सल्की, यहां पर क्या है घनाकार प्रकार का उत्तक इसके अंदर पाया जाता है। कार्य क्या है इसका, कार्य है अधिकांश पदार्थों का पुनर्अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन करेगी। कहां से, इससे कहां पहुंच जाएंगे, रक्त नलिका में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। 3 नंबर पर आ जाएगा हेलने लूप। ऐसा कह सकते हैं पीसीटी व डीसीटी के मध्य हेयर पिन लायक 2 भुजाएं, पहली अवरोही जो जल का पुनर्अवशोषण करती है, दूसरी आरोही जो NaCl का पुनर्अवशोषण करती है। जो मरुस्थलीय डेजर्ट में रहने वाले एनिमल है ना, डेजर्ट एनिमल में हेलने लूप बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार की इसकी स्थिति आ गई, किसकी, आपके हेलने लूप की। आगे देखो पीसीटी आ गया, हेलने लूप आ गया, उसके बाद में क्या आ जाएगा 3 4 नंबर पर आ जाएगा डीसीटी। ठीक है, वही है नलिका, लंबी नलिका, घनाकार क्यूबॉइडल उत्तक से बनी। ठीक है, और इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट, ये उसमें भी लिख लेना, सूक्ष्मांकुर है ना ब्रूस बॉर्डर, ये वहां भी प्रेजेंट है, किसमें, पीसीटी में भी। तो पीसीटी में भी लिख लेना, डीसीटी में भी हो गया। तो पीसीटी और डीसीटी दोनों के अंदर सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ाते हैं। 5 नंबर पर है संग्रह नलिका। संग्रह नलिका क्या मतलब हुआ कि जो इतने से चारों नलिकाओं से आया, प्लस और दूसरे नेफ्रॉन की चारों नलिकाओं से आया, फिर तीसरे नेफ्रॉन की चारों नलिकाओं से आया, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन की जो सभी नलिकाओं से आया ना, उसका क्या करेगी, ऐसी नलिका जो कई नेफ्रॉन की कॉमन होती है। एक बात लिख सकते हो कि संग्रह नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती। भाई नेफ्रॉन का भाग होती तो देखा जाए तो सबकी एक एक होती, पर सबकी कॉमन है, इसलिए ये संग्रह नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती। इस प्रकार से ये वाली चीजें इसके अंदर अपन ने देख ली, इसके सभी प्रकार आ गए। ये मैं जल्दी वीडियो बन जाए इसलिए थोड़ा रफली लिखता हूँ, धीरे धीरे लिखूंगा, बढ़िया बढ़िया जमा के लिखूंगा तो वीडियो लंबा बनेगा और आपकी बात तो समझ में आ ही रही है। कोई दिक्कत आए लिखने में, शब्द में समझ में नहीं आया तो मैं धीरे धीरे भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके आधार पर अपन ने देखा, ये सारी चीजें देखी, तो नेफ्रॉन के 2 प्रकार होते हैं। नेफ्रॉन मुख्यतः जो है ना, नेफ्रॉन यहां पर 2 प्रकार के। पहला नेफ्रॉन क्या समझोगे, कोर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा नेफ्रॉन समझोगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो 2 भाग पड़े थे, कोर्टेक्स और मेडुला। किडनी की काट देखी थी तो इसमें 2 भाग थे, बाहरी भाग को क्या बोलते थे, कोर्टेक्स बोलते थे, और भीतरी भाग को क्या बोलते थे, मेडुला।
तो ऐसा नेफ्रॉन जिसके अंदर अधिकांश भाग किसमें हो, कोर्टेक्स में हो, और इस ऐसे के अंदर हेलने का लूप क्या होता है, छोटा होता है, और हेलने का रूप छोटा होता है तो एक स्ट्रक्चर जो बननी चाहिए वो नहीं बनती, उसका क्या नाम है, वासा रेक्टा। तो ऐसा कह सकते हैं वासा रेक्टा नहीं होगा। जबकि यहां पर 2 नंबर में क्या लिखेंगे, उल्टा लिख दो इसका, अधिकांश भाग मेडुला में, HL बड़ा, और इतना बड़ा हो जाता है, मेडुला में हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अधिकांश मेडुला के अंदर है, इतना स्ट्रक्चर है उसके अंदर कि उसको फिर HL को बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को फिर बोल दिया जाएगा क्या, वासा रेक्टा प्रेजेंट। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई किसकी, इसकी आ जाएगी। एक चीज और बता दूं आपको, जो ये बहुत सारी नलिकाएं इसे कलेक्टिंग डक्ट में आकर एंटर कर रही हैं, ठीक है, तो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट में एंटर कर गई। अब ये देखो, बहुत लिख लेना स्टार लगा के, बहुत सारी DCT किस में ओपन हो गई, कलेक्टिंग डक्ट में, और ऐसा बोल सकते हैं बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जहां खुलती है ना, उसका नाम है डक्ट ऑफ बेलिनाई, बेलिनाई की नलिकाएं या बेलिनाई की वाहिनी, डक्ट ऑफ बेलिनाई। और फिर ये बेलिनाई किस में खुल जाएंगी, ये खुल जाएंगी पेल्विस में। पेल्विस आगे जाए किस में आ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर से मूत्र कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, इससे यूरिथ्रा। ठीक है, क्लियर है बात है। इस प्रकार से इसका 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा समझना। ये वोमन कैप्सूल है, ये इसकी नलिकाएं, ये लूप हो गया, ये फिर दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका जो होती है, इसमें डायग्राम में अपन समझने के हिसाब से ऐसा बना लेते हैं, बाकी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ना, उसका जो भाग होता है वो आपके इसमें दशा होता है, मतलब इस नलिका से ऐसे निकला होता है, कैप्सूल के साइड से इस प्रकार से निकला होता है। ठीक है, ये आई रही है, प्रवेश कर रही हैं, ये बाहर निकल रही हैं, एफरेंट ईफरेंट हो गई। कुछ सेल्स यहां पर ये वाले, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक लाइन आप लिखो तो DCT का ऐसा भाग जो एफरेंट व ईफ्रेंट के पास हो और उसकी सेल्स कैसी हो, टिश्यू कैसा हो, उसमें आपके स्तंभाकार हो। देखो तीनों आ गए, ये सल्की आ गया, पीसीटी डीसीटी जो नॉर्मल कैसा होता है, पीसीटी और डीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल होता है, घनाकार होता है, पर यहां कैसा, स्तंभाकार, ये वाला आ गया। तो यहां टिश्यू कौन सा है, स्तंभाकार टिश्यू है। ऐसी जो स्ट्रक्चर है जो इसके पास में स्थित है, इस प्रकार जो प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। क्या बोलेंगे, मैकुला डेंसा, ये वाली स्ट्रक्चर मैकुला डेंसा। ठीक है, अब मैकुला डेंसा के पास में ये जो एरिया है ना, यहां ये जो सेल्स हैं वो आपके इस ग्लोमेरुलर क्षेत्र की नहीं है। ये ऐसा कह सकते हैं कि इस मतलब इस किडनी वाले सिस्टम की नहीं है, बाहर सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्स प्रेजेंट है ना एक्स्ट्रा, ये वाली, इनको बोल सकते हो आप एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर
मेरुलर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो जो भाग है ना मतलब डीसीटी का ऐसा भाग जो कि एफरेंट और इफरेंट के पास में स्थित है, उसका नाम क्या रखा, मैकुला डेंसा। और उसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उनका नाम क्या रखा, एक्स्ट्रा, नाम आ गया ना, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल, मैसेंजियल सेल्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिलकर मैकुला डेंसा प्लस एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स, दो नाम और याद रखना इनके। इन जो इन्हीं सेल को, इन्हीं सेल के दो नाम और हैं, वो लिख रहा हूं आपके। एक तो होता है लेसिस सेल भी बोलते हैं इनको, अथवा में लगा लेना। यह इनका नाम है पोल्किसन सेल, इसी की बात है ये, इस इनकी, इनको आप लेसिन सेल बोल दो, लेसिस सेल बोल दो, या फिर पोल्किंसन सेल बोल दो, या फिर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल बोल दो। कहां ये, इस ग्लोमेरुलर के बाहर की साइड में स्थित है। प्लस जो डीसीटी का भाग इसमें एंटर कर गया, एफरेंट और इफरेंट के पास में स्थित है, जरूरी नहीं इस कैप्सूल से निकले, मतलब इनके पास में स्थित है, इन एफरेंट और इफरेंट के पास में स्थित है, ये डीसीटी वाला भाग कहलाता है मैकुला डेंसा। तो दोनों मिलकर मैकुला डेंसा प्लस एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जे सी कॉम्प्लेक्स या जे जी एपेरेटस। जे जी का मतलब क्या हुआ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जटिल, मतलब डीसीटी का वो भाग जो कि आपके एफरेंट और इफरेंट के पास में है, उसको मैकुला डेंसा कहते हैं। वो जब एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के साथ जुड़ जाता है तो दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, आपको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, जेजी कॉम्प्लेक्स। और इस जेजी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, इस जेजी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है रेनिन और एक का नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन और रेनिन दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। रेनिन क्या करेगा, ये जाकर एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है जिससे वो हार्मोन सीक्रेट करती है। और इरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, नाम से पता चला, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं। तो ये इरिथ्रोसाइट को रक्त के निर्माण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। दो प्रकार के हार्मोन किसके द्वारा निकलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स क्या है, मैकुला डेंसा प्लस एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या है, जो ग्लोमेरुलस के बाहर सेल होती हैं। और मैकुला डेंसा क्या है, डीसीटी का वो भाग जो कि एफरेंट और इफरेंट के पास पहुंच गया। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स और याद रखना, इनके अपन और काम भी पढ़ेंगे, अपन जब फंक्शन में पढ़ेंगे तब देखेंगे। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन कह सकते हैं कि ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, उसकी एक संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने देखी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।